जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके बीच। कल हमने बायोलॉजी का पहला लेक्चर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए नेक्स्ट लेक्चर पे। थोड़ा सा 2-3 लेक्चर हम बायोलॉजी कर लेते हैं, उसके बाद मैं हिस्ट्री आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। और इस पूरे लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग मैं आपको करवा के जाऊंगा। आइए हम बात करते हैं जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। बात करूं मैं अगर न्यूट्रिशन की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन पे आने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, चकबंदी लेखपाल, कुछ भी हो, आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो, टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन पे पोषण से सवाल बनने निश्चित है। और यहाँ से 2 से 3 नंबर के सवाल तो आने ही आने हैं, ये तो पक्का है, निश्चित है। आइए हम बात करते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण की अगर हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता के अनुरूप भोजन होता है, आवश्यकता के अनुरूप भोजन। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, आप लोग समझेंगे, अगर समझना चाहेंगे तो बेहतर समझ आएगा। एंड राइटिंग डजंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि पोषण क्या है, WHO के अकॉर्डिंग आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है उसी को हम कहते हैं क्या, पोषण। अब यहाँ पे हम बात करें कि आवश्यकता के अनुरूप भोजन का मतलब क्या होता है। आवश्यकता के अनुरूप भोजन का मतलब होता है कि ना तो हम आवश्यकता से ज्यादा भोजन ले सकते हैं, ना ही आवश्यकता से कम भोजन ले सकते हैं। अगर हम आवश्यकता से ज्यादा भोजन लेते हैं तो हम फैट के शिकार हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं। और अगर शरीर में मोटापा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय आघात, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी शरीर में घर कर जाती हैं, उनका आगाज हो जाता है। लेकिन अगर हम भोजन को कम लेते हैं तो कम लेने पे क्या होता है, कुपोषण हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। तो सिंपल सी बात हमने क्या देखी, पोषण क्या है, WHO के अकॉर्डिंग आवश्यकता के अनुरूप जो भोजन होता है उसी को हम कहते हैं पोषण। और यहाँ पे हम ना ज्यादा भोजन ले सकते हैं, ना ही कम भोजन ले सकते हैं। जो लिमिटेड भोजन होता है वही होता है हमारा पोषण। अब हम बात करें अगर कि पोषण जो है इसको हम किस आधार पर बांटते हैं, किस प्रक्रिया से इसको हम बांटते हैं, किस आधार पर इसको बांटते हैं, तो पोषण को हम बांटते हैं पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर हम बांटते हैं किसको, भोजन को। पोषक तत्वों के आधार पर बांटा जाता है क्या, भोजन। आइए हम बात करते हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व होते हैं हमारे 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पहले होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, मूल तत्व। क्या होते हैं, मूल तत्व। इन मूल तत्वों को ही हम कहते हैं क्या, ऊर्जादायी पदार्थ, ऊर्जादायी पदार्थ। जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये शरीर को कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। आगे की हम बात करने वाले हैं कि जो मूल तत्व होते हैं, मूल तत्वों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो मूल तत्व में हमारे मेनली 3 आते हैं पदार्थ, 3 पोषक तत्व आते हैं। जो पहला है वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा वसा, वसा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे भोजन का लगभग 50 से 60% हिस्सा होता है। फिर मैंने बात करी जो दूसरा पोषक तत्व होता है मूल तत्व में, वो होता है वसा, लिपिड जिसको बोलते हैं। जो तीसरा होता है वो क्या है हमारे पास, प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये 3 पदार्थ होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनसे हमको शरीर में ऊर्जा मिलती है, लेकिन
जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इनसे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। और इन सूक्ष्म तत्वों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो पहला पदार्थ है वो है क्या, विटामिन। लिखते हम इसको विटामिन है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है विटामिन। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा हमारा पदार्थ है वो क्या है, जल और खनिज, जल और खनिज। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन और जल और खनिज की, तो ये दोनों तत्व क्या हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। इन दोनों से ही हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। तीसरा जो आता है सूक्ष्म तत्व में वो क्या होता है, वो होता है रुक्षांश। रुक्षांश की बात करें तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइबर, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्या, फाइबर। देखिए इस छोटा सा सवाल बिल्कुल बेसिक से यहाँ बनता है, वो क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, तो उसमें से इनमें से कोई भी तत्व मिल जाए तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता। लेकिन अगर उसने सवाल को घुमा दिया और कहा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें से कोई भी तत्व आपको दिख जाए ऑप्शन पे तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए हम आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सूक्ष्म तत्व। और सूक्ष्म तत्व में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है विटामिन। विटामिन जिसको हम बोलते हैं क्या, विटामिन। विटामिन पढ़ने वाले हैं हम। आइए हम बात करते हैं कि विटामिन होता क्या है, विटामिन होता क्या है। तो विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। बात करें हम किसकी, विटामिन की, तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो किससे मिलकर बने हो, कार्बन से मिलकर बने हो, उनको हम कहते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो जो विटामिन है ये ऊर्जादायी पदार्थ नहीं है, ऊर्जादायी, ये जो है विटामिन ये ऊर्जादायी पदार्थ नहीं होता है। अर्थात शरीर को विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आइए हम आगे की बात करते हैं। जो तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, जब ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है तो फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में, क्या उपयोगिता है इसकी हमारे शरीर में। ये करता क्या है, हमारे शरीर की उपापचय की क्रियाओं में सहायक होता है। उपापचय क्रियाओं का मतलब क्या, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपापचय की क्रियाएं। जैसे हमारा एक सांस लेने का नियमित ढंग होना चाहिए, हमारे पाचन का एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारे शरीर में सारी जैविक क्रियाओं के लिए जो उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें मदद करता है, वो कौन होता है, विटामिन। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पे वन लाइनर के तरीके से ही सवाल बनते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा समझाने वाली चीजें होंगी, मैं समझाता चलूंगा, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। फिर मैंने क्या कहा कि जो विटामिन है इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, इसकी खोज का श्रेय यहाँ पर दो लोगों को जाता है। एक तो नाम जुड़ा होता है किसका, F.G. हॉकिंस का, किसका, F.G. हॉकिंस का। और जो दूसरे व्यक्ति हैं, ऑप्शन पे आपको ये बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन में मिलता है वो क्या मिलता है, कैसिमिर फंक। विटामिन की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है कैसिमिर फंक को। और इन्होंने ही 1912 में विटामिन का
नामकरण किया था, इसीलिए विटामिन की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो कैसिमिर फंक को जाता है। कहने का मतलब विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक साहब ने। आइए आगे की बात हम करते हैं। इतनी बातें तो छोटी छोटी सी हमने समझ ली कि ये कार्बनिक यौगिक है, इससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये हमारे शरीर की उपापचय की क्रियाओं में सहायक होता है। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो कैसिमिर फंक साहब को जाता है। खोज कब की गई, तो 1912 में। अब जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कई बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। विटामिन जो है सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, सबसे पहला खोजा गया जो विटामिन था वो था विटामिन सी। सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई, तो सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई। विटामिन सी की खोज सबसे पहले की गई। आगे चलते हैं। जब ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता तो क्या करता है, उपापचय की क्रियाओं में सहायक होता है। साथ ही साथ हम इसको शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। शरीर का ऑप्शन पे आपको सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कौन सा है, तो शरीर का रक्षात्मक पदार्थ हम कहते हैं किसको, विटामिन को। क्यों कहते हैं रक्षात्मक पदार्थ, क्योंकि हमारे शरीर में दिन भर में लाखों कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, उनमें टूट फूट हुआ करती है और कोशिकाओं की मरम्मत का जो काम करता है वो कौन करता है, विटामिन करता है। इसीलिए जो विटामिन को हम क्या कहते हैं, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। आइए हम आगे की बात करते हैं, आगे की कहानी जोड़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, ये जो विटामिन होता है, विटामिन होता है, इसको हम किस आधार पर बांटते हैं, विटामिन को हम किस आधार पर बांटते हैं, तो विटामिन को हम बांटते हैं घुलनशीलता के आधार पर। किस आधार पर बांटते हैं, घुलनशीलता के आधार पर बांटते हैं। और घुलनशीलता के आधार पे जो विटामिन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आइए समझते हैं इस बात को हम। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फैट सॉल्युबल, जिसको हम बोलते हैं क्या, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है क्या, वाटर सॉल्युबल, जिसको हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। आइए हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल क्या है, जल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल क्या है, वसा में घुलनशील क्या है और जल में घुलनशील क्या है। अब सभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक छोटी सी चीज करके देखिए। वाटर सॉफ्ट होता है, जल ज्यादा नरम होता है कि वसा, वसा जो फैट होता है हमारे मसल्स में जमा होता है और ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कड़े होते हैं। क्या होते हैं, कड़े। तो वसा में जो घुलनशील जो वसा होता है वो क्या होता है, कड़ा होता है। क्या होता है, कड़ा। सिंपल सा ट्रिक है, वसा कड़ा होता है और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कड़े विटामिन होते हैं। कौन कौन से, कड़े विटामिन, कड़े। कौन से, कड़े। मतलब विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये किसमें घुलनशील विटामिन है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और मैं एक विटामिन यहाँ पे और पढ़ाऊंगा आपको जो कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। एक और विटामिन है विटामिन पी, ये भी क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब मैंने कहा जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, तो वो जो बाकी बचे कुछ विटामिन है वो किसमें होंगे, जल में घुलनशील विटामिन होंगे, बी और सी। बी और सी किसमें हैं, जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील कौन से, कड़े विटामिन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन पी। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में, रेलवे में पूछा गया था और एक बार लेखपाल में भी पूछा गया था। सवाल था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बहुत देर तक रुकता है और कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं टिकता, नहीं रुकता। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि फैट क्या है, मोटापा। जब पेट एक बार निकल आता है, पेट में फैट जमा हो जाता है तो क्या आसानी से जाता है, बिल्कुल नहीं। दौड़ दौड़ के हालत खराब हो जाती है और वो नहीं जाता है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये लंबे समय तक रुकते हैं शरीर में। लंबे समय तक रुकने वाला जो विटामिन है, लंबे समय तक रुकने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल निकला शरीर से तो वो जल में घुलनशील विटामिन भी हमारे शरीर से निकल जाता है और हमारे शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है, तो पसीने के साथ विटामिन बी और सी निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में बिल्कुल नहीं टिकता है या फिर बहुत कम समय के लिए रुकता है, तो वो है जल में घुलनशील विटामिन। आगे हम बात करते हैं, एक सवाल पूछा गया था कि हरी सब्जियों को धो देने पर, सब्जी को धो देने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आपने सब्जियां धोई तो कौन सा विटामिन उसमें घुल जाएगा, जल में जो घुलनशील होगा वही तो घुलेगा उसमें। और जैसे ही उस धुली हुई सब्जी का पानी आपने फेंका तो उसके साथ कौन सा विटामिन निकल जाता है, बी और सी, खास करके सी निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धो देने पर कौन सा विटामिन शरीर से, कौन सा विटामिन सब्जियों से बाहर चला जाता है, तो बी और सी बाहर निकल जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इन पे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे जो सवाल आपका पूछा जाता है वो क्या है उसको हम देखते हैं। बी और सी जो है हमारे शरीर से निकल जाते हैं और छिली हुई सब्जियों से भी निकल जाते हैं। अगला सवाल मैंने कहा गर्म करने पर, क्या कहा मैंने, गर्म करने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है। आप सभी एक चीज जानते हैं, जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, उससे वाष्प निकलती है। और वाष्प जो होती है, वाष्प किसका ही रूप होती है, तो ये जल का ही रूप होती है। किसी चीज को गर्म किया, उससे वाष्प निकली बाहर, उस चीज से वाष्प जब बाहर निकल गई तो जल भी क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब जल बाहर निकल गया तो जल के साथ जो घुलनशील विटामिन थे वो भी क्या हो गए, वो भी बाहर निकल गए। तो किसी भी चीज को गर्म करने पर कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है, तो विटामिन सी बाहर निकल जाता है और विटामिन बी भी कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है। तो ये छोटे छोटे से सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हालांकि मैं लेक्चर के बाद आपको एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। आगे हम बात करते हैं, पहली चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। आइए देखते हैं क्या होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो पहला विटामिन है हमारा वो क्या है, हम पढ़ेंगे पहला विटामिन, विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। अब इन विटामिन से कैसा सवाल पूछा जाता है, इनसे सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम। आपसे किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ सकते हैं। जैसा कि पिछली बार जो भी आरआरबी के एग्जाम हुए, रेलवे के एग्जाम हुए, उसमें भर भर के विटामिन का नाम पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं पहली बात विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये क्या होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारी आंख में क्या होता है, हमारी आंख में होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। तो विटामिन ए का नाम भी हमने किस पे रख दिया, किसके नाम पे, रेटिना के नाम पे ही रख दिया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। आगे हम बात करें, अगर इसकी कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी से रोग। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने क्या कहा, ये किसके लिए अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। और जब भी इसकी कमी होगी तो हमारी आंखें ही प्रभावित होंगी इस प्रकार के विटामिन की कमी से। तो जब विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी हो जाती है। क्या होता है, रतौंधी। अभी बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है कि रतौंधी रात में होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। रतौंधी कम प्रकाश में जब हमको चीजें नहीं दिखाई देती उसी को हम कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, या फिर इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। और बहुत सारे रोग इसमें होते हैं। रतौंधी तो बिल्कुल घिस-पिट चुका है ऑप्शन, अब ये ऑप्शन पे आता ही नहीं है। ऑप्शन में क्या मिल सकता है आपको, विटामिन ए की कमी से पहला तो रतौंधी, दूसरा होता है क्या, एक्सोथैल्मिया। एक्सोथैल्मिया
कौन सा रोग होता है? एक्सोथैल्मिया। एक्सोथैल्मिया। इसके बाद जो दूसरा रोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जीरोपथैल्मिया। जीरोथैल्मिया। तो एक्सोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया और रतौंधी ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। जो विटामिन ए है इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन। ऐसा विटामिन जो संक्रमण को कम करने में सहायक होता है उसको हम कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। इसके रिच सोर्स आपसे पूछेंगे, आपसे कहेगा कि विटामिन ए का जो स्रोत है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसके प्रमुख स्रोत के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा हमको मिलता है किससे? गाजर से। गाजर से क्या मिलता है? विटामिन ए। ठीक है, आइए देखते हैं गाजर को हम क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं इंग्लिश में। और विटामिन ए का पूर्व नाम क्या था? विटामिन ए का रेटिनॉल से पहले जो नाम था वो क्या था? वो था कैरेटीन। क्या था? कैरेटीन। कैरेटीन। कैरेटीन किस विटामिन का पूर्व नाम है? ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया सवाल है। तो कैरेटीन विटामिन ए का ही पूर्व नाम है। इसको आपको माइंड पे लॉक करके रखना है। ये चीजें बहुत कम बताई जाती हैं आपको, आप इसको बिल्कुल लॉक करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेटीन किस विटामिन का नाम है? तो कैरेटीन विटामिन ए का ही पूर्व नाम है। दूसरा स्रोत क्या है इसका? चुकंदर। चुकंदर भी क्या होता है? चुकंदर भी विटामिन ए के लिए ही जिम्मेदार होता है। ठीक, फिर क्या है? जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों से भी क्या मिलता है? हरी सब्जियों से भी मिलता है विटामिन ए। दूध और अंडे से भी क्या मिलता है हमको? दूध और अंडे भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं विटामिन ए के लिए। लेकिन रिच सोर्स पूछा जाए, प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो वो क्या होता है? वो होता है आपका विटामिन गाजर। ठीक है, आगे चले, हम आगे बढ़ते हैं। जो ये विटामिन ए है इसको मैंने करा दिया है आपको। अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं, कौन सा? विटामिन ए कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन में और कौन सा है? विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो विटामिन डी है इसके बारे में बात करते हैं हम। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर धूप होता है। क्या होता है? डी फॉर धूप। धूप मतलब सनलाइट। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम धूप का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? धूप का विटामिन। धूप का विटामिन। किस विटामिन को हम धूप का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को हम धूप का विटामिन कहते हैं। जो विटामिन डी होता है ये जो होता है किसमें सहायक होता है? तो ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। किसके अवशोषण में? कैल्शियम के अवशोषण में। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम का अवशोषण करता है? तो विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करता है और ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन होता है। हम सभी जानते हैं कि जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? हड्डियों के लिए बेहतर होता है क्या? कैल्शियम। कहने का मतलब जब शरीर में कैल्शियम अच्छा होगा तो हमारी हड्डियां भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होंगी। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। जो विटामिन डी है, विटामिन डी है, ये किसका अवशोषण करता है? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा? तो वो है विटामिन डी। इसको हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग तो हम देखेंगे, लेकिन पहले इसका रासायनिक नाम हम देख लेते हैं। रासायनिक नाम आप सभी मुझे बताओ, ये किसके अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। और इसके ही नाम पे हमने इसका नामकरण कर दिया कैल्सीफेरॉल। क्या कर दिया? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। या फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
अब ये जो है किससे मिलता है, धूप से मिलता है। इसको हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन। क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से होने वाला रोग इसमें कौन सा है। हमने क्या कहा था कि कैल्शियम जो है ये किसके लिए सहायक होता है, हड्डियों के लिए सहायक होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक होता है। शरीर में विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है। कौन सा रोग, सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो सूखा रोग है। लेकिन इसी सूखा रोग को हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। अब बच्चे एक चीज याद रखें, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एक बात पे फोकस करें कि रिकेट्स और सूखा रोग बिल्कुल घिस पिट गए हैं, अब ये ऑप्शन पे नहीं मिलता है। तो आपको ऑप्शन पे क्या मिलता है, ये जो रिकेट्स होता है किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो वयस्कों में रोग जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और ये किसमें होता है, तो वयस्कों में होता है। ये किसमें होता है, वयस्कों में। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका ऑस्टियोमलेशिया। बेहतर है आगे हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोमलेशिया। अगर ऑप्शन पे नहीं मिलता है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी मिल सकता है। पोरोसिस। तो ये सारे के सारे जो रोग होते हैं किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अस्थि भंगुरता। क्या बोलते हैं, अस्थि भंगुरता। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग आपको जरूर याद रखने, क्योंकि बाकी चीजें तो इसमें बेसिक हैं, वो सभी जान लेते हैं। मैंने क्या कहा, सूखा रोग और रिकेट्स बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थिभंगुरता जो होती है ये किससे होती है, ये होती है बच्चों, वयस्कों में होती है। विटामिन डी सुबह से 8 बजे की धूप से 11 बजे की धूप तक मिलता है। इसके बाद पराबैंगनी किरणें ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान करती हैं। आगे हम बात करें इसके रिच सोर्सेस क्या हैं, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो स्रोत की अगर हम बात करें तो पहला तो जो इसका स्रोत है वो क्या है, वो है धूप। क्या है, धूप है। इसका सबसे ज्यादा रिच सोर्स क्या है, धूप है, सनलाइट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको याद रखनी है कि जो विटामिन डी होता है इसका कोई भी पादप स्रोत नहीं है। पादप स्रोत नहीं है। किस विटामिन का कोई भी पादप स्रोत नहीं है, तो विटामिन डी का कोई भी पादप स्रोत नहीं है। पादप स्रोत का मतलब ऐसा जो किसी वनस्पति से, किसी हरी सब्जी से, किसी पेड़ पौधे से प्राप्त ना हो विटामिन, उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा है, वो है विटामिन डी। कहने का मतलब किसी भी सब्जी से कौन सा विटामिन कौन नहीं प्राप्त होता है, किसी भी वनस्पति से कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त होता है, तो विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई भी पादप स्रोत नहीं है। तो विटामिन डी भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे हम बात करने वाले हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के के बारे में, विटामिन के में भी सेम ऐसे ही सवाल बनते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा उसका रासायनिक नाम, कि इसका रासायनिक क्या हम पढ़ने वाले हैं, विटामिन के। विटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसमें बिल्कुल नई जानकारी मैं दूंगा आपको, क्योंकि आपको लोग बस एक नाम बता के चले जाते हैं जो कई बार एग्जाम हॉल में ऑप्शन पे नहीं मिलता है। तो आज मैं इसके जितने भी नाम है वो सारे मैं आपको बता के जाऊंगा। तो इसका जो रासायनिक
नाम है वो कौन सा है, वो क्या है, जानते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन तो ये जनरली बुक्स में मिल जाता है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन में फाइलोक्विनोन नहीं मिलता है। तो दूसरा नाम भी आपको इसका याद रखना है, वो क्या है, नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, नैप्थोक्विनोन। एक जो अगला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कृत्रिम विटामिन के जो है उसका नाम क्या है, कृत्रिम विटामिन के का नाम क्या है। तो कृत्रिम विटामिन के का नाम है मैग्नीडियन। क्या नाम है, मैग्नीडियन। कृत्रिम विटामिन के का नाम क्या है, मैग्नीडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको जरूर याद रखना। कृत्रिम विटामिन के क्या है, तो कृत्रिम विटामिन के है मैग्नीडियन। इसको मैं रब कर देता हूं और आगे की बात मैं करता हूं। ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। इस विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, रक्तस्राव रोधक विटामिन। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधक विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन के को रक्तस्राव रोधक विटामिन कहा जाता है। रक्त का मतलब क्या है, खून, स्राव का मतलब क्या है, बहना, रोधक का मतलब क्या है, रोकना। ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून को बहने से रोकता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खून को बहने से रोकता है, तो वो है विटामिन के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रक्तस्राव रोधक विटामिन बोलते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है उसको हम देख लेते हैं। आगे की बात, यहाँ पे हमने रासायनिक नाम देख लिया इसका, इसको बोलते क्या है वो भी देख लिया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं कि ये जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जम पाता। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है, तो 5 से 8 मिनट के आसपास रक्त का थक्का जमने में समय लग जाता है। ठीक है, बढ़िया। इसके भी स्रोत क्या क्या है, आपका चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, विटामिन के सोर्सेज होते हैं। आगे की बात हम करते हैं विटामिन हमारा ए हो गया, डी हो गया, के हो गया। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, विटामिन ई की। किसकी, विटामिन ई की। तो जो अगला फैट सोल्यूबल विटामिन है वो क्या है, विटामिन ई। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन ई जो है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे की बात इसमें हम समझते हैं। जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। अब ये जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम आपसे पूछे तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इस विटामिन को हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन। ये कई बार सवाल में पूछा गया है और पिछली बार ही रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। और ये जो है किस प्रकार का विटामिन है, तो ब्यूटी विटामिन है, सुंदरता का विटामिन है। आगे हम बात करें कि जो विटामिन ई है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उन पे हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो विटामिन ई की कमी से होता है क्या, स्त्री में होता है अलग रोग और पुरुष में होता है अलग रोग। स्त्री में होता है क्या, बांझपन। क्या होता है, बांझपन। और पुरुष
पुरुष में क्या होता है, नपुंसकता, नपुंसकता। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि विटामिन ई की कमी से स्त्री में कौन सा रोग होता है, स्त्री में होता है बांझपन और पुरुष में होता है क्या, नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता। स्त्री में बांझपन, पुरुष में नपुंसकता। और भी रोग होते हैं क्या, और होता है हृदय, हृदय की मांसपेशी में, हृदय की मांसपेशी में विक्षिप्तता। क्या होता है, विक्षिप्तता। हृदय की मांसपेशी में विक्षिप्तता का मतलब क्या, पहली बात तो विक्षिप्त का मतलब होता है पागलपन। जब हृदय की मांसपेशियां बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लगती हैं, ठीक से फंक्शन नहीं करती है, ठीक से काम नहीं करती हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, हृदय की मांसपेशियों में विक्षिप्तता। इन दोनों रोगों को अगर हम सम्मिलित रूप से बोलना चाहें तो क्या कहते हैं, कम प्रजनन क्षमता, कम प्रजनन, कम प्रजनन क्षमता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, बांझपन होता है, नपुंसकता होता है, कम प्रजनन क्षमता होती है, हृदय की मांसपेशियों में विक्षिप्तता होती है। अभी इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। जैसा कि मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि कैसे याद करें इसको, ये है क्या, सुंदरता का विटामिन टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। टोको से याद कर सकते हैं टोको, और फेरॉल से याद कर सकते हैं फेयर एंड लवली, और फेयर एंड लवली लगा के आप क्या हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, रातों रात गोरे हो जाते हैं। हालांकि अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बना दिया गया है जिसमें इन सभी मामलों पे चर्चा की जाएगी। आइए चलते हैं, बात करेंगे ताकि कोई भ्रामक प्रचार करके ग्राहक को पागल नहीं बना पाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, टोकोफेरॉल, सुंदरता का विटामिन, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आइए देखते हैं इसके रिच सोर्सेस क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो स्रोत जो हैं, इसके स्रोतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत होते हैं सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल किसका स्रोत होता है, विटामिन ई का। दूसरा क्या है, सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ये भी क्या होता है, विटामिन ई का स्रोत होता है। और क्या होता है, सूखा मेवा, सूखा मेवा, सूखा मेवा भी क्या होता है, विटामिन ई का स्रोत होता है। आगे की बात हम करते हैं कि सूखा मेवा के साथ यहाँ पे अनाज भी होता है, अनाज और फलियां, फलियां, इनसे भी क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। तो इतनी बातें हमने विटामिन ई पे भी कर ली हैं। आगे की बात हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। विटामिन ई कंप्लीट हो गया है और फाइनल विटामिन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद बाकी की जो बची कुछ विटामिन हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 11 बज चुका है और 11 बजने के बाद यहाँ पे पुलिस जो है बहुत एक्टिव हो जाती है, तो इससे पहले मुझे निकलना भी पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है कि मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं आपको विटामिन पी, विटामिन बी और विटामिन सी कल के लेक्चर पे कराऊंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ और जितना भी नॉलेज होगा वो परफेक्ट मैं आपको दूंगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। दैट्स ऑल। जय हिंद।